नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कैसा है हमारा बजट 2022-2023 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। तमाम तरह की घोषणाएं की गई है। बात करें गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80 लाख नए मकान बनाने की बात कही है, तो वहीं 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करने की बात की है। कृषि के क्षेत्र में कई घोषणाएं की गई हैं, तो एमएसपी के तहत 2,07,000 करोड़ से ज्यादा एमएसपी के तहत किसानों को बांटने की बात कही गई है, उनको देने की बात की गई है। तो वहीं जो विकास दर है वो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो मेट्रो की बात करें तो मेट्रो रेल के लिए इनोवेटिव फंडिंग की बात की गई है। एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो भारत उतना उन्नति करेगा जितना हम कृषि के ऊपर ध्यान देंगे। इसी को लेकर इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई कि किस तरह से ड्रोन का जो इस्तेमाल है खेती को बढ़ावा करने के लिए, खेती को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, इसका भी जिक्र किया गया है। तो वहीं ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। टीकाकरण अभियान को लेकर भी यहां पर कहा गया, क्योंकि जिस तरह से यहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे थर्ड वेव में, हालांकि अब वापस कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम बात करें तो भारत में जो बेहतर और काम हो सकते थे, कोरोना के कारण कहीं ना कहीं वो काम रुके हुए थे। और लेकिन जिस तरह से भारत में वैक्सीन को लेकर बेहतर काम किया गया, लगातार वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है, तो इसका असर दिखाई दे रहा है। तीसरी वेव में इसका असर दिखाई दे रहा है। लोगों को ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि जो विकास होता है, विकास की रफ्तार जब अच्छी होती है, जब देश के लोग स्वस्थ होते हैं। अगर देश के लोग स्वस्थ होंगे, सब चीज सुचारू रूप से चलेगा, तो बेहतर काम होगा। इसलिए 2022-23 के बजट में इस पर फोकस भी किया गया है। तो वहीं बात करें नदी जोड़ने को लेकर 65,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 5 नदियों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी बेहतर इसमें क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर इसमें जिक्र किया गया है बजट में। गति शक्ति स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट का विकास किया जाएगा। तो वहीं शिक्षा के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की इसमें जिक्र किया गया, बात की गई है। तो हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे जब गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, कि घोषणाएं तो तमाम की गई है, इसको जमीन में कैसे लाया जाएगा और क्या कुछ इसमें होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में, आप लोगों का मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ रहेंगे बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद मालू। गोविंद मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री रहेंगे हमारे साथ है आरजी द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे अमीनुल खान सूर्य। अमीनुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, हम सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे। जिस तरह से इस बार जो खास, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है, हर चीज अब डिजिटलाइज हो रही है। पहले हम पर्स से पैसा निकालकर हम व्यापारियों को देते थे, मार्केट में सब्जी लेने भी जाते थे जब हम पर्स से पैसा निकाल कर देते थे, लेकिन आजकल हर कोई डिजिटल ट्रांसफर कर रहा है। छोटी से छोटी 10 रुपए की चीज भी वो अपना मोबाइल निकालता है और डिजिटल ट्रांसफर करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आरबीआई भी डिजिटल करेंसी निकालने वाली है। कितना क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सही कहा। ये और डिजिटल का ही युग है। ये क्रिप्टो करेंसी को इसीलिए इन्हें डिस्करेज करने के लिए 30% टैक्स उस पर कर दिया है, और अभी ये डिजिटल करेंसी का किया है। और डिजिटलाइजेशन पे काफी जोर इन्हें दिया है, और युवाओं को पढ़ने के लिए उसी तरह से उन्हें क्या है कि हम एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और साथ में ये भी किया है कि जो आईटीआई है उनको भी डिजिटलाइज करेंगे, और पूरी करेंसी को भी और पोस्ट ऑफिस को भी वो बैंकिंग में जोड़ रहे हैं। तो ये अच्छा है, और वो डिजिटलाइजेशन के कारण ही तो इनको 1 लाख करोड़ के ऊपर का जा रहा है। इसलिए वो उसको उसका फायदा उनको समझ में आ गया। और जितना ही डिजिटलाइजेशन होगा उतना ही सिस्टम पारदर्शी बनेगा, और उसी तरह से वो होगा, रेवेन्यू में इंक्रीज होगी। जी,
अच्छा, इसको लेकर हमेशा एक 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 लोगों के जहन में एक थोड़ा डाउट भी रहता है कि अगर सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, डिजिटल करेंसी हो जाएगी, तो एक डाउट भी रहता है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खाते में पैसा रखा हुआ है, हमारे मोबाइल में रखा हुआ है, अचानक जिस तरह से साइबर फ्रॉड आते हैं, क्योंकि इस तरह का खतरा बढ़ जाता है, तो इसको लेकर एक डाउट भी होता है। अगर पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाता है करेंसी को लेकर, नोट के बदले हर कोई बस आंकड़े ट्रांसफर कर रहा है, तो भविष्य में क्या कोई खतरा तो नहीं है इसको लेकर? नहीं, खतरा तो है। वो साइबर सिक्योरिटीज को और बढ़ाना पड़ेगा, और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन करेंगे उसी तरह डिजिटलाइजेशन एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। खतरे तो उसमें हैं, और बार बार सावधानी आरबीआई भी करता है, सब लोग करते हैं कि अपना ओटीपी मत दीजिए, ये मत करिए, और कभी कभार गलत ट्रांसफर भी हो जाते हैं, तो खतरे हैं। पर वो उन खतरों को देख करके अपन आगे ना बढ़े, वो तो ठीक है नहीं कि रोड में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं तो हम गाड़ी चलाना बंद सब नहीं। इसलिए और वैश्विक कंपटीशन में हम ग्लोबल उसमें जा रहे हैं, तो ये डिजिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी, नहीं तब पीछे रह जाएंगे। और बहुत टाइमली इन्हें शुरू किया है, और ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें इसको और इंकरेज करना चाहिए। बिल्कुल, तो डिजिटल की तरफ एक डिजिटल की तरफ एक नया कदम है यहाँ पर, क्योंकि सरकार अब खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। अमीनुल खान जी, आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वदेश न्यूज में आज की इस चर्चा में, आज के दिन, तो हम सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जो बजट अभी पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, और जो तमाम तरह की घोषणाएं की है, क्या रिएक्शन इस पर आपका सबसे पहले? देखिए, ये जो बजट आज 20 साल बाद 9वां बजट केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने पेश किया, बड़ा ही निराशावादी, और मैं इसको जीरो करार दूंगा आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और महंगाई को देखते हुए। क्योंकि हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बजट था। पिछले 2 सालों में आप देखें तो किस तरह से गरीब हुआ है भारतवर्ष का जो आम नागरिक है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, 84% परिवार जो है उसकी आय में कमी आ गई, लगभग 4 करोड़ 60 लाख लोग उनकी आय कम हो गई और गरीबी रेखा के करीब आ गए। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत 104वें क्रमांक पे आ गया। ये सब केंद्र सरकार का ही डाटा है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसके कारण ये बजट बहुत महत्वपूर्ण था। तो आपने बजट के अंदर क्या देने का काम किया? आपने मध्यम वर्ग के नाम पे इनकम टैक्स में कोई कटौती नहीं, कोई कटौती दी इनकम टैक्स में आपने नहीं दी। किसान की आमदनी दोगुनी करने का आपने वादा किया था जब आप 2014 में सरकार में आए थे कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। कहाँ है वो? उसके बाद आपने पिछली बार जो एमएसपी के लिए बजट एलोकेशन किया था, पिछले साल के बजट के मुकाबले इस साल के बजट में एमएसपी का एलोकेशन कम है। आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी वो इस बजट से गायब है, जबकि 45 साल में सरकारी आंकड़ा है कि सर्वाधिक बेरोजगारी भारतवर्ष में है। अब आप नया जुमला लेके आए अमृतकाल। आपने पिछले 8 वर्षों के हिसाब किताब की तो कोई बात कर ही नहीं रहे, अगले 25 साल की बात कर रहे हैं, आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं। 22 तक आपने किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, मेक इन इंडिया की थी, वो सब तो 8 साल का गया। अब नया जुमला है अमृतकाल 25 साल अगले। किस तरह की सरकार है ये? आप पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा मार है महंगाई, आम आदमी की आय खत्म हो गई। पेट्रोल डीजल महंगाई के लिए क्या किया? हमारी गृहणियां एलपीजी की महंगे दामों से इतने सालों से जीत रही है। कोरोना काल में स्थिति और परिवारों की खराब हो गई, उसके लिए सरकार में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे आप 2022 तक बुलेट ट्रेन ला रहे थे, आप वो तो कहीं बुलेट ट्रेन का आता पता नहीं है, पर आपने रेलवे के अंदर, रेलवे में यात्रा माल भाड़ा वो महंगा करने का काम किया। आपने पिछले बजट में बोला था 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़कें बनाएंगे और लगभग 7,500 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़कें उनका निर्माण करेंगे, वो नहीं हुई। आपने एक नया वादा दे दिया 25,000 किलोमीटर सड़कों का। तो ये जुमले पे जुमले क्यों? आपने क्या किया 8 साल में? जनता आपसे महंगाई को लेकर राहत के लिए बैठी थी। एक मध्यम वर्ग के लिए बजट का सबसे बड़ा आकर्षण इनकम टैक्स का स्लैब होता है, उसमें कुछ नहीं। तो ये सब भरोसी बातें हम 8 साल से सुनते आ रहे हैं। अमीनुल जी, ये जो घोषणा है, मैं आपको कुछ घोषणाएं आपको गिना रहा हूं, इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा। 80 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा, 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपडेट किया जाएगा, 3 करोड़ घरों में नल पहुंचाया जाएगा। इस तरह की तमाम घोषणाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता नहीं कि जनता के लिए काम है जो इस घोषणाओं में किया जा रहा है? देखिए, जो भी घोषणाएं की गई हैं
वो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देख के की गई। पर हम पिछले बजट की घोषणाओं का तुलना तो करें। जो घोषणाएं आपने 20-21 या 21-22 के बजट में करनी थी, उसमें आपने कितनी पूरी की? मैं आपको सड़कों का आंकड़ा दे रहा हूं, और ये जितनी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आंकड़ा शाम तक आ जाएगा कि पिछले बजट में कितनी घोषणा की थी, कितनी नहीं। तो आप तो सब तरफ फेलियर है ना। आज आम आदमी परेशान किससे है? महंगाई से है ना। सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, गैस, जो खुदरा आपकी दाल, चीनी सब महंगा, उसके लिए क्या राहत है? आम आदमी की आय घट गई है, उसके लिए रोजगार देने की बात आपने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के कहे थे, इस बजट में तो सब गायब है। और 8वां 9वां बजट आ गया, आपने आज तक 8 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, अपितु 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम किया जिस सरकार ने। चलिए, तो बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं, आपको ये बजट पसंद नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता जुड़ रहे हैं, शंकर लाल तिवारी जी। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। शंकर जी, तमाम तरह की घोषणाएं की है, लेकिन कांग्रेस है, विपक्ष है, तो विपक्ष तो आलोचनाएं करती है, बहुत सारी चीजें निकाल के लेकर सामने आती है। लेकिन 2019 के बजट में संसद में ही, लोकसभा में घोषणा की गई थी कि 2024-25 तक भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था। तो अभी जो घोषणा की गई है बजट में, क्या आपको लगता है कि उस ओर ये अग्रसर हो रही है? और कौन कौन सी घोषणाएं, कौन कौन से स्टेप है जो 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाएंगी? जी शंकर लाल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करते हैं उनसे संपर्क करने की। द्विवेदी जी के पास चलते हैं। द्विवेदी जी, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई थी 2019 के जब बजट पेश किया गया था, आपको लगता है कि जो अभी 2022 में जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, जो प्रावधान किया गया है, क्योंकि अभी तक हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भी नहीं पहुंच सके, तो 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की जो बात की गई थी, प्रधानमंत्री भी अक्सर इस तरह की चर्चा करते हैं, तो क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? मुश्किल से 2 साल बाकी है, 2-3 साल बाकी है बस। नहीं, अब लक्ष्य तो रखना चाहिए था, लक्ष्य हमने रखा था, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड जो कोरोना महामारी कोविड-19 आने की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज पटरी से बाहर उतर गई थी। अपनी तो फिर भी थोड़ी पटरी में चलने को वाली नहीं, पर एक चीज आप देखेंगे कि जो फिजिकल डिफिसिट ने जितना किया था, इन्हें थोड़ी व्यवस्था को ठीक की, नहीं तो फिजिकल डिफिसिट और जिस तरह की स्थिति थी वो 6.8% पे मैंने वही इनकम उम्मीद थी, वही से फिजिकल डिफिसिट उस पे रह गया। इसलिए सोचेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो हर साल 9 से 10% जीडीपी की ग्रोथ होती थी 5 साल, तब जाकर के वो पूरा होती है। ऐसा उस टाइम पे भी हम लोगों ने जी, और उस टाइम ये कहा भी गया था इसमें, तो वो तो थोड़ा मुश्किल दिखता है। लेकिन जो आज का इन्हें बजट बनाया है, ये बजट को इन्हें देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बावजूद भी इन्हें बजट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में छूट नहीं दिया, इवन एटीसी में छूट दे सकते थे, जो सालों से है। अब उसको इनको थोड़ा सा उसमें करना था, उससे नहीं होने से लोगों में थोड़ा सा निराशा है। पर दूरगामी बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्हें 60 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार जी क्या है उसका उन्हें प्रावधान किया है। तो और डिजिटलाइजेशन वगैरह भी कर रहे हैं, एमएसएमई के लिए भी किया गया है, तो थोड़ा दूरगामी बजट। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आपका कहना है कि दूरगामी इसमें प्रावधान किए गए हैं जो आगे चलकर हमें, हमारे भारत को फायदा होगा। और हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी। शंकर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। शंकर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? शंकर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, लगता है कि फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं उनसे संपर्क हो जाए, क्योंकि बीजेपी का पक्ष भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, अपने अपने ये पक्ष रख रहे हैं। तो बीजेपी के भी नेता बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ, हम भी जानेंगे उनसे कि जो बजट है उस पर उनका क्या कुछ कहना है, कि जो घोषणाएं की गई हैं कैसे उसको जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। अमीनुल जी, नौकरी की अक्सर जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस से आरोप लगाता है कि बीजेपी की सरकार में नौकरियां बहुत कम हुई है, लेकिन अभी हम घोषणाएं की बात करें, इन घोषणाओं में 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी आत्मनिर्भर भारत के तहत, 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी मेक इन इंडिया के तहत। क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा?
पार्टी आरोप नहीं लगाती है, ये सरकारी आंकड़ा है। आप सबको विदित है कि 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी की स्थिति इस समय है, इस सरकार के समय, इस शासन के समय और इस समय, ये सरकारी आंकड़ा है। और यही हमने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। यानी क्या होता है, 7 साल में 14 करोड़ रोजगार। वो तो दिया नहीं आपने, 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम किया 2014 के आंकड़े के मुकाबले। और आज बेरोजगारी का जो आलम है, जिस तरह से आपने देखा हमारे मध्य प्रदेश में भी ग्रेजुएट, इंजीनियर, चपरासी और ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप जिस तरह से केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, इनका रोजगार के लिए क्या है उसका? आप बताएं ना, कोई विजन समझ आए, क्या नया लेके आए मोदी जी ने, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कि इस देश के युवा, इस देश का रोजगार कहां से जनरेट होगा। अभी मेरे पास एक और बहुत बड़े आंकड़े आए हैं, वो भी मैं आपके चैनल से शेयर करना चाहता हूँ। 3 सब्सिडियों का आकलन मैं बता रहा हूँ 2021-22 का पिछले बजट से, और इस बजट में क्या एलोकेशन है। फूड सब्सिडी के नाम पे पिछले बजट में 2 करोड़ 86 लाख रुपए थे, और इस बजट में मात्र 2 करोड़ 6 लाख रुपए। यानी आपने फूड सब्सिडी भी घटाने का काम किया। किसान की खाद पे सब्सिडी पिछले बजट में 1,40,40,000 करोड़ थी, और इस बजट में 1,05,000 करोड़। यानी किसान के साथ भी धोखा, उसकी खाद की सब्सिडी में भी पैसा कम करने का काम किया। नरेगा, जो मनमोहन सिंह और कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके नाम पे गांव के हमारे लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम किया, यानी विश्व की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी ने नरेगा को उचित माना, उसका सम्मान किया, और उसकी पॉलिसी को लेके दूसरे देश भी आगे बढ़े। उसमें पिछले बजट में 98,000 करोड़ अलोकेट थे, और इस बजट में 73,000 करोड़। आपने नरेगा के अंदर 25,000 करोड़ का नुकसान किया। ये किनके हक का पैसा छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी और सीतारमण जी ने किया? ये गरीब वर्ग, किसान, युवा। फूड सब्सिडी का फायदा किस गरीब व्यक्ति को मिलता था? किसका हक छीनने का काम आप कर रहे हैं? इस तरह से ये जो आंकड़ों में जादूगरी करनी और बड़े बड़े बातें, झूठ बोलना, जुमला बोलना, इन सब में तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। चलिए, कुछ आंकड़े आपने गिनाए, कुछ आंकड़े गिनाकर मैं भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं शंकरलाल तिवारी जी से बात करने की। शंकरलाल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? शंकरलाल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, लगता है कि फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए वापस चलते हैं। अमीनुल जी, आंकड़े आपने गिनाया, मैं भी कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। निर्मला सीतारमण जी ने कल कहा, जब आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में पेश कर रही थी, कि 2021-22 में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप है वो शुरू हुए हैं, और अभी तक 61,400 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं, माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कोविड के पहले जिनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में थी, अब वो पॉजिटिव में हो गई है। तो एक जो अभी आपने जो आंकड़े गिनाए, आपको नहीं लगता कि ये आंकड़े भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो बताए जा रहे हैं, इस पर सरकार को तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आंकड़े सच है? और लग रहा है भले जी, सीधी बात है। नहीं बिल्कुल, मैं पहले अपना सवाल कंप्लीट कर लेता हूं। जो स्टार्टअप जो 2021-22 में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं, आप सोचिए, जो स्टार्टअप शुरू होते हैं तो कितने सारे लोग को नौकरी देते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के क्षेत्र में ये जो प्रयास है बीजेपी सरकार का, और जो सेक्टर नेगेटिव में थे कोरोना से पहले, अब कोरोना के बाद वो पॉजिटिव में आ गए, तो इस पर सरकार की पीठ थपथपानी नहीं चाहिए? देखिए भागीरथ जी, एक सीधी सी बात है, अगर सरकार ने इतने स्टार्टअप शुरू किए, इतने लोगों को रोजगार मिला, तो सरकारी आंकड़ा है कि 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी भारत में इस समय है। ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, स्वदेश चैनल का आंकड़ा नहीं है, तो सरकारी आंकड़ा। फिर आपने अगर इतने रोजगार शुरू किए, तो ये बेरोजगारी का आलम क्यों? आप अपनी आप पे जीएसटी को लेके कि हमने इतना बड़ा कलेक्शन किया, इतनी बात कर रहे हैं। अगर आप रोजगार मुहैया करा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी पटरी है, तो जीडीपी आपकी कमजोर क्यों हो रही है? राजकोषीय घाटा आपका क्यों बढ़ता जा रहा है? ये सब बहुत जरूरी सवाल है। इकोनॉमी के द्विवेदी जी बैठे, उन पर प्रकाश डालें कि ये किस तरह का आंकड़ों का खेल है। अगर जीएसटी का कलेक्शन सर्वाधिक है, तो जीडीपी में गिरावट क्यों हो रही है इस देश में? राजकोषीय घाटा क्यों घटा हुआ है? और इतनी नौकरियां अगर निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी का आलम भारत में क्यों है? चलिए, द्विवेदी जी तो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जो मुझे सवाल करना आपने कहा मैं पूछ लेता हूं, मैं इनसे पूछ लेता हूं। द्विवेदी जी, बजट पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि क्या कुछ घोषणा की गई है, लेकिन जो कल आर्थिक सर्वे
रिपोर्ट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण ने, उसमें यह बताया गया है कि 47 लाख करोड़ के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के पास। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसका क्या असर पड़ता है, किस तरह से देखा जाए भारत की विकास पर? और जो दूसरी तरफ 14,000 से ज्यादा एक साल के अंदर जो नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, अभी तक 61,400 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं जब से बीजेपी की सरकार ये प्लान लेकर आई है, ये कार्यक्रम शुरू किया है। किस तरह से इसको देखें आप, भारत की तरक्की से जोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार और इन स्टार्टअप्स को जो शुरू हुए हैं? देखिए, जो ये स्टार्टअप का बहुत अच्छा है। स्टार्टअप में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं और बहुत सारे अच्छे संस्थान के पढ़े लिखे लड़के इधर उधर भटकते नहीं हैं और अच्छे आइडियाज के साथ में, और उसमें उनने अपना चालू किया। ये सही फिगर है, 14,000 से 61,400 हुए। इसीलिए उत्साहित करने के लिए उनको आप देखिए इस बजट में उन्हें जो एक साल की उसकी जो टैक्स रिलीफ थी उसको और बढ़ा दिया है कि जिससे लोग इनकरेज हो। माने उसको इस साल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है और फिर अगले साल वो रिव्यू करेंगे। और यह देखिए हमारी आय भी बढ़ी है, विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है। तो इनके बढ़ने से हमारी जरा एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, विदेशों में भी जो बात कही है, यदि हमारे विदेशी मुद्रा बढ़ता है तो माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हम चाहते हैं, निवेश जी। और एक सशस्त्र इकोनॉमी है। हम पड़ोस के देशों में देख लें क्या हाल चाल है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, जो इधर उधर। खैर हमको तो हिंदुस्तान की बात करनी है, हम अपने देश की बात करें तो हमारी एक इकोनॉमी सशक्त है, बेक्स अच्छा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जी। मुझे लगता है अनिल जी को आपकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं। मैंने जब आपसे पूछा तो आप तो सरकार की तारीफ ही कर रहे हैं। आप तो नहीं, हम सरकार की तारीफ नहीं करें, हम तो जो आंकड़े हैं देखिए उसमें जैसे उन्होंने कहा ना, राजकोषीय घाटा भी बड़ा नहीं है, जो उतनी उम्मीद थी उतना ही था। चलिए द्विवेदी जी, आपकी बात नोट हो गई, आपने अपनी बात रख दी। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकरलाल जी से बात करने की। शंकरलाल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम। शंकरलाल जी, क्या आप थोड़ा सा, हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि आपसे संपर्क करें, अब संपर्क हो गया है। क्या कुछ खास है जो बजट पेश किया है? मैं कुछ पॉइंट जानना चाहूंगा आपकी तरफ से जो सीधे जनता से जुड़ा है, जो जनता को फायदा होने वाला है, आसान शब्दों में। पूरा का पूरा बजट देश की आर्थिक परिस्थितियों को जिस ढंग से पटरी में लाने का प्रयास पिछले बजटों में भी झलका है, इस बजट में भी यह प्रयास है कि देश की अर्थव्यवस्था समूची रूप से चौतरफा और मजबूती के आधार पर खड़ी हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और ये बहुत दूरदर्शी बजट है। अगर इसका अध्ययन करेंगे, तत्काल की बात पर कोई आलोचना भले कर ले, पर ये लोक लुभावन टाइप नहीं है। ये जो है कोई चुनावी बजट टाइप नहीं है जैसे पहले पार्टियां लाती थी अन्य। ये बजट दूरदर्शी है और गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के हित में ये बजट है। इसमें देखिए 80 लाख घर बनाने के लिए राशि दी गई है। 1 करोड़ से ऊपर गरीबों के घर पहले बनाए जा चुके हैं। इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों की बात की गई है। ऑलरेडी पहले से भी और लोगों को नौकरी में आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के कौशल विकास केंद्र, स्टार्टअप, इस माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा गया है। और उसी प्रयास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से 60 लाख नौकरियों का ऐलान इस बजट में इस वर्ष के भीतर किया गया है, जो तात्कालिक आवश्यकता थी। इतना ही नहीं है, इसमें जो है तो हमारे मध्य प्रदेश को और हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जिलों को बेतवा लिंक परियोजना से जोड़ करके, मैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं, आपकी तरफ से भी, कि इसके लिए जो 40,000 करोड़ रुपए दिया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, नहर परियोजना के लिए, इस परियोजना को बनने से किसान माला माल हो गए इस एरिया का, ये पक्का मान लीजिए। एमएसपी में भी बताया गया है, जो बहुत बड़ा चर्चे थे, एमएसपी में काफी राशि, अभी तक एमएसपी में इस वर्ष गेहूं खरीदी में 2.37 करोड़ रुपए का भुगतान एमएसपी से किया गया है और 1208 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है।
इसलिए जो एमएसपी पे तरह तरह की शंकाएं थी, इस बजट में भी एमएसपी के लिए आर्थिक प्रावधान किए गए हैं, जी ये शंकाएं भी निर्मूल बिल्कुल। तो रही हैं। तमाम तरह की शंकरलाल जी घोषणाएं की गई, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है, जनता भी ऐसा सोचती है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है लेकिन जमीनी स्तर पर उस पर लोगों को उनको फायदा नहीं होता। उम्मीद करेंगे कि जो ये घोषणाएं की है इसका फायदा भी लोगों तक पहुंचे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस खास हमारी चर्चा में शिरकत की। तो इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।